Good evening, students. Welcome to Learners Academy. So we had already started the second chapter of your grammar session. The name is pronoun. नाम तो सुना होगा? सुना है? Okay. Personal pronoun. Okay. Pronoun chapter हमने start किया था. And उसमें क्या-क्या कर लिया है? Let's talk about that. हमने उसमें classification of pronoun start कर दिया है. एंड क्लासिफिकेशन में भी पहले टाइप का क्लासिफिकेशन क्या होता है? पर्सनल प्रोनाउन, जो कि गिनती में कितने थे? 7. इन ऑल दे आर 27. कैटेगरी वाइज देखें तो 7 प्रोनाउंस हैं, बेसिकली 7 प्रोनाउंस हैं, बट दे आर डिवाइडेड इनटू 27 एज पर देयर फॉर्म्स. अगर फॉर्म्स के हिसाब से देखें तो फिर 27 बट के वो हो जाते हैं. ठीक है. सो कल आपको कहा गया था कि इस शीट को आपको मतलब इस टेबल को आपको अच्छे से याद करके आना है, तब हम आगे चलेंगे और कुछ नई चीजें सीखेंगे. तो याद है क्या? इधर से याद है? चलो तो एक आध प्रैक्टिस सेशन चलाते हैं फिर. तो आप बताएंगे शैली सबसे पहले. याद है ना आपको? पता नहीं? बीच में से ही पूछते हैं एग्जाम में, तो टेबल आती है पूरी कि टेबल बना दो. चलो ट्राई करो. ओके. लेट्स से कि मुझे एक नाउन है मेरे पास, उसके फीचर्स बता रहा हूं मैं आपको. एक नाउन है मेरे पास, उसके फीचर्स बता रहा हूं. ये मेल जेंडर का नाउन है. देन ये मेल जेंडर के नाउन में प्लूरल नाउन है. ठीक है भाई. क्या क्या चीजें होती हैं? जेंडर एंड नंबर. तो जेंडर बता दिया मैंने नाउन का, एंड नंबर यानी कि वचन बता दिया मैंने नाउन का, एंड फॉर्म भी बता देता हूं. तो फॉर्म आपको लेनी है, इसमें 4 तरह की फॉर्म्स होती हैं. सो आपको लेनी है ऑब्जेक्टिव फॉर्म. सो बोलो क्या? देम. करेक्ट है क्या? पीछे दिख रहा है? अच्छा चलो, पीछे दिख भी रहा है तो भी इसका इसमें से सिलेक्शन करना भी एक मतलब ये टेबल तो याद हो जाएगी, आप रट लोगे, बट रटी हुई टेबल में से कौन सा सेलेक्ट करना है वो सबसे ज्यादा बड़ी चुनौती है. ठीक है. तो मुझे बताओ मयंक, डैम क्यों चुनेंगे हम इसमें जो दिख रहा है? थर्ड पर्सन तो मैंने बोला ही नहीं. हाँ मेल तो बोला था. हाँ बोला था. प्लूरल के अंदर दे ही आता है. देखो प्लूरल के अंदर क्या क्या आ रहा है. प्लूरल के अंदर वी, अस, आवर, आवर्स, यू, योर, योर्स, दे, देम, देयर, इतने सारे आ रहे हैं प्लूरल के अंदर. तो हाँ तो मैंने मेल बोला था, तो मेल के हिसाब से वी, अस, आवर्स भी मेल के लिए आ सकता है. एक अगर मान लो 5 आदमी खड़े हैं तो अपने आप को वी नहीं बोल सकते क्या? बोल सकते हैं ना. तो वी भी मेल के लिए आ सकता है. आपने देनी क्यों डिसाइड किया? तो जेंडर भी मेल फीमेल कुछ भी बोलो तो भी वी मेल के लिए भी आ सकता है, फीमेल के लिए भी आ सकता है. तो आपने देमी क्यों चुना? बताओ चर्चित, देम ही क्यों? मैंने पहले मेल बोला, पहले मैंने नाउन बोला. ठीक है. तो आपको ये जवाब देना है कि जब भी कोई नाउन आ जाए तो वो नाउन थर्ड पर्सन का माना जाएगा. ठीक है. नाउन बोले तो नाम आ जाए. चलो नाउन ना समझ के आप इसको नेम समझो, वो ज्यादा अच्छी बात. नेम आ जाए, किसी का नाम आ जाए तो नाम कौन सा पर्सन माना जाएगा? जैसे राम, श्याम, मोहन, ये कोई भी नाम आ जाए तो थर्ड पर्सन माना जाएगा. सो थर्ड पर्सन आते ही फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन तो भूल जाओ. और उसके अंदर फिर मैंने कहा हम मेल में प्लूरल. तो मेल वाली सीरीज कौन सी है? ही, हिम, हिज. और उसमें प्लूरल सीरीज कौन सी है? दे, देम, देयर, देयर्स. और उसमें ऑब्जेक्टिव फॉर्म दैट मींस सेकंड फॉर्म ये वाली. तो कौन सी सिलेक्शन हो जाएगा मेरा? देम हो जाएगा. डन. ओके. मौलिक, मेरे लिए एक प्रोनाउन चुनना है. मेरे लिए एक प्रोनाउन चुनना है. मेरे फीचर्स आपको पता है, तो बताओ कौन सा चुनोगे? ही चुनोगे? क्यों? रीजन? कहाँ आ रहा है? मैं तो कह रहा हूं मेरे लिए. मैं बोले तो आई. मैंने थोड़ा बोला कमल के लिए. कमल है नाम, तो मैं नाम है क्या? तो मैंने तो कहा मेरे लिए. सो मैं इज व्हाट? फर्स्ट पर्सन. मैं इज व्हाट?
मैं कहता तुम्हारे लिए तो फिर होता सेकंड पर्सन, और फिर मैं पर्टिकुलर नाम कह दूं तो वो होता है थर्ड पर्सन। सो मेरे लिए चुनोगे तो फर्स्ट कैटेगरी से चुनोगे, ठीक है चुनोगे। तो अब बाकी फीचर्स मेरे पता है, मैं सिंगुलर हूं, मैं मेल हूं, तो बताओ क्या चुनोगे? आई। क्यों? फॉर्म मैंने बताई क्या, मी भी हो सकता है, माई भी हो सकता है, एंड माई। सो पूरी सीरीज आ सकती है आई, मी, माई, माई। अब अगर मैं फॉर्म बताऊंगा सब्जेक्टिव तो आई, ऑब्जेक्टिव तो मी, और पॉसेसिव में माई और माई। ठीक है, तो इस प्रकार ये प्लूरल है ना, मैं प्लूरल हूं क्या? ये इसके प्लूरल फॉर्म है, आई, मी, माई, माइन के प्लूरल फॉर्म है वी, अस, आवर, अवर्स। इसका कल डिटेल में हमने एनालिसिस किया था, टेबल को पूरा ऑपरेशन किया था खोल के, तो कल का आप वीडियो देखें। ठीक है, क्लियर? ये इसकी सिंगुलर फॉर्म है और ये इसकी प्लूरल फॉर्म है, और मैं सिंगुलर हूं, ये तो आपको दिखाई दे रहा है। हाँ, इंडिया में कुछ लोग मैं को हम बोलते हैं, तो उससे प्लूरल नहीं हो जाएंगे, याद रखना। सर हम कल क्लास में नहीं आए थे, तो बोलते तो हमें हो लेकिन अकेले ही, तो वहां पे वी मत बोल देना, अपने आप को आई ही बोलना पड़ेगा। इंग्लिश में नहीं चलते ये रूल्स, ये अपने आप को ही सम्मान दे रहे हैं फ्री फोकट में। ठीक है, तो वो आप हिंदी में बोल लो, उसका मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा, क्योंकि मैं हिंदी ग्रामर नहीं पढ़ा रहा हूँ, वैसे तो हिंदी में भी गलत है, मैं बोलो ना हम क्यों बोल रहे हो, बट आप इंग्लिश में तो आई बोलोगे। ओके, क्लियर? ठीक है, तो ये टेबल के बाद फिर हमने कुछ सेंटेंसेस किए थे इससे रिलेटेड, फटाफट से उनको रिवाइज करते हैं, क्योंकि आगे की कहानी तभी समझ आएगी बच्चों जब ये सारी चीजें क्लियर है। तो फटाफट से रिवाइज करते हैं। देखो भाई, अगर प्रोनाउन की सब्जेक्टिव फॉर्म आए, अगर प्रोनाउन सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम कर रहा है, जैसे रवि सब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो उसके लिए प्रोनाउन भी सब्जेक्टिव फॉर्म का आएगा, जैसे कि ही। अगर सेंटेंस में नाउन ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, यहाँ ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, कैसे पता चलता है? वर्ब से पहले तो सब्जेक्ट का काम, वर्ब के बाद तो ऑब्जेक्ट का काम। सो ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है तो फिर उसके लिए प्रोनाउन भी कैसा आएगा? ऑब्जेक्टिव फॉर्म आएगा। जैसे ही की ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होती है? हिम, ही, हिम, हिज, हिज। और अगर प्रोनाउन पॉजेसिव फॉर्म में आ रहा है, पॉजेसिव फॉर्म यानी अपोस्ट्रोफ एस वाली फॉर्म, नाउन की पॉजेसिव फॉर्म क्या होती है? अपोस्ट्रोफ एस वाली फॉर्म उसकी पॉजेसिव फॉर्म होती है, तो फिर प्रोनाउन भी पॉजेसिव फॉर्म वाला आएगा, तो ही, हिम, हिज, हिज। ठीक है, अब बात करते हैं सर तीसरा वाला हिज या चौथा वाला हिज। सो तीसरे वाले हिज, तीसरा वाला जो हिज है या तीसरी फॉर्म है, उसको क्या कहते हैं? पॉजेसिव एडजेक्टिव। और जो चौथी वाली फॉर्म उसको क्या कहते हैं? पॉजेसिव प्रोनाउन। सो एडजेक्टिव कब आएगा? जब बगल में नाउन आ रहा है, और प्रोनाउन कब आएगा? जब लास्ट में उसके बाद नाउन नहीं आ रहा है। सिंपल सा रूल है, पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद नाउन का आना अनिवार्य है। लाइक अगर इधर नाउन आ रहा है तो फिर पॉजेसिव फॉर्म, पॉजेसिव एडजेक्टिव फॉर्म आएगी लाइक माई, और नाउन नहीं आ रहा है बाद में तो फिर कौन सी फॉर्म आएगी? फोर्थ फॉर्म आएगी, माइन। सिमिलरली यहाँ पे योर या योर्स में से कौन सी आएगी? थर्ड फॉर्म आएगी, क्योंकि बाद में नाउन आ गया, और यहाँ पे कोई नाउन नहीं आया, तो फिर कौन सी फॉर्म आएगी? फोर्थ फॉर्म। यहाँ पे हमने कल लास्ट खत्म किया था, क्लियर? चलो अब हम सीखते हैं कि ये जो फोर्थ फॉर्म है ना, जैसे यहाँ पे माइन आ गई या ये योर्स आ गई, इस फोर्थ फॉर्म को यूज करने के कुछ रूल्स हैं। रूल्स बोले तो मतलब एक फिक्स स्ट्रक्चर है जिसमें ये आ सकते हैं, तो उन स्ट्रक्चर्स को स्टडी करना है। ठीक है, माइंड में रख सकते हैं तो अच्छी बात है भी, कहां-कहां ये यूज होता है। नहीं रख सकते हैं तो एग्जाम में कभी ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा कि पॉजेसिव प्रोनाउन फोर्थ फॉर्म, प्रोनाउन की फोर्थ फॉर्म, पर्सनल प्रोनाउन की फोर्थ फॉर्म कहां-कहां यूज हो सकती है, स्ट्रक्चर बताओ। ऐसा क्वेश्चन तो आएगा नहीं। सेंटेंस आएगा, आपको सेलेक्ट करना है तो ऐसे ही आएगा कि योर और योर्स में से सेलेक्ट करो। तो आप तो सिंपल सा फंडा याद रखना ये वाला कि बाद में नाउन आ जाए तो थर्ड फॉर्म, नाउन ना आए तो फोर्थ फॉर्म। तो ये सबसे बेस्ट फंडा है इसको सॉल्व करने का। बट फिर भी कोर्स में तो एक बार अपन वो फॉर्म्स देख लेते हैं, स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि फोर्थ फॉर्म जो है पर्सनल प्रोनाउन की वो कहां-कहां आ सकती है, कौन-कौन सी है फोर्थ फॉर्म्स, कितनी है। चलो कितने प्रोनाउंस है जो फोर्थ फॉर्म्स में है? 6। वेरी गुड, क्योंकि इट की थर्ड फॉर्म ही है, इट की फोर्थ फॉर्म नहीं है। सो आई वाली सीरीज की थी माइन, बी वाली सीरीज की थी आर्स, यू वाली सीरीज की थी योर्स, ही वाली सीरीज की हिज, शी वाली सीरीज की हर्स, इट की क्रॉस नहीं है, और दे की देयर्स। तो करीब करीब एस लगने वाली फॉर्म्स क्या हैं? फोर्थ फॉर्म है। करीब सब में एस लग रहा है कि नहीं लग रहा है? लग रहा है। हर्ष होता है ना, देखा ना कभी? शी, हर, शी, हर, हर, हर्ष। तो देखो ऑब्जेक्टिव एंड थर्ड फॉर्म भी सेम हो रही है, ठीक है ना, वो भी हो सकती है शी, हर, और फिर थर्ड फॉर्म वापस सेम हर, और फिर फोर्थ फॉर्म क्या है? हर्ष। चलें आगे, तो वो फटाफट से वो फॉर्म्स देख लें। चलो, तो ये नेक्स्ट वाला जो सेशन है, अगर समझ में आता है, अगर आप समझना चाहते हो, आपकी इच्छा है, नहीं समझ में आता तो लोड मत लेना, ऐसे मत सोचना कि यार ये तो फिर कुछ डिफिकल्ट सी चीज आ गई। देखो स्ट्रक्चर नंबर 1 देखो ध्यान से। पॉजेसिव प्रोनाउन सेंटेंस में ऐसे स्ट्रक्चर में यूज हो सकता है, या तो कोई नाउन या प्रोनाउन ऑब्लिक है, या तो कोई नाउन या प्रोनाउन यूज हो जाए,
उसके बाद या तो कोई बी वर्ब यूज हो, और बी वर्ब कौन कौन सी होती है? इज, एम, आर, वॉज, वर, इज, एम, आर, वॉज, वर, इनमें से कोई एक बी वर्ब यूज हो जाए, या फिर ऑफ प्रीपोजिशन यूज हो जाए, और उसके बाद में कोई भी ये 6 पॉजेसिव प्रोनाउन में से कोई एक प्रोनाउन आ सकता है। सेंटेंस उठाएं, सेंटेंस उठाएं, मतलब किस किस स्ट्रक्चर में पॉजेसिव प्रोनाउन यूज हो सकता है उसकी बात की जा रही है। अभी जो अपन ने पिछले सेंटेंस देखे वो भी इनमें से किसी एक स्ट्रक्चर में आएंगे, देख लेना। तो एक बार पहले पूरे स्ट्रक्चर्स देख लें। ओके, लेट्स सी सेंटेंस नंबर 1, दिस बुक इज माइन, जैसे अभी पिछला वाला सेंटेंस ही है, दिस बुक इज माइन। तो बताओ, देखो बुक इज नाउन, ये हो गई मेरी बी वर्ब, और ये हो गया मेरा पॉजेसिव प्रोनाउन। तो स्ट्रक्चर नंबर 1 क्लियर है? कोई भी नाउन या प्रोनाउन, उसके बाद क्या आएगा? या तो बी वर्ब या फिर ऑफ प्रीपोजिशन, और उसके बाद पॉजेसिव प्रोनाउन का इस्तेमाल किया जा सकता है। चलो, एक अगर हमने बी वर्ब का ले लिया तो एक ऑफ प्रीपोजिशन का भी देख लें, कैसे ऑफ प्रीपोजिशन का होता है। सो जैसे मैं कहता हूं ना, ही इज ए गुड फ्रेंड ऑफ माइन, कहते हैं कई बार, ही इज ए गुड फ्रेंड ऑफ माइन, कहते नहीं कहते? ऑफ माई नहीं कहते, ऑफ माइन कहते हैं। ऑफ प्रीपोजिशन के बाद माई नहीं आएगा कभी भी, क्या आएगा? माइन। सेंटेंस देखो, शायद यही सेंटेंस जो मैंने कहा, ही इज ए फ्रेंड ऑफ योर, नहीं आएगा, क्या आएगा? योर्स। तो चेक करो स्ट्रक्चर में सेट हो रहा है, नाउन, ऑफ प्रीपोजिशन एंड पॉसेसिव। ठीक है, क्लियर? तो सिंपल सा लॉजिक याद रखो, बी वर्ब के बाद या ऑफ के बाद पॉसेसिव प्रोनाउन आएगा, एडजेक्टिव नहीं आएगा, यानी थर्ड फॉर्म नहीं आएगी, फोर्थ फॉर्म आएगी। ये थर्ड फॉर्म है माई, नहीं आएगी, ये योर भी थर्ड फॉर्म है, नहीं आएगी, ये दोनों फोर्थ फॉर्म है, यही आएंगी। और फंडा तो देखो यहाँ पे भी लग रहा है, बाद में कोई नाउन है क्या? नाउन नहीं है तो फोर्थ फॉर्म। ये फंडा तो एक्सेप्टेबल है ही सही, ये तो सदाबहार है। तो हमारा आ जाएगा माइक, ऑनलाइन ऑर्डर किया है, फिर ये पंगा खत्म कर देंगे। ओके, ठीक है, चलो नेक्स्ट स्ट्रक्चर नंबर 2 देखेंगे। दो स्ट्रक्चर्स हैं, दूसरा स्ट्रक्चर देखो। अब देखो पॉजेसिव प्रोनाउन शुरुआत में आ रहा है इसमें। अच्छा, हमारे कलम कहां गई? नहीं मिली? तो उधर बैठी है। हाँ, ठीक है। सो देखो, पॉजेसिव प्रोनाउन शुरुआत में आ जाए, बी वर्ब के राइट साइड में ना आके बी वर्ब के लेफ्ट साइड। तो जब लेफ्ट साइड में आएगा तो केवल और केवल बी वर्ब ही अलाउड है, अब ऑफ प्रीपोजिशन अलाउड, लेकिन एक शर्त है, बाद में एक कॉम्प्लीमेंट आएगा, और याद रखना कॉम्प्लीमेंट का काम हमेशा नाउन और एडजेक्टिव कर सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट का काम दो लोग कर सकते हैं, या तो नाउन या एडजेक्टिव। जैसे कि मैंने कहा कि राम इज ए डॉक्टर, तो डॉक्टर राम का कॉम्प्लीमेंट है, और डॉक्टर एक नाउन है या नहीं है? तो कॉम्प्लीमेंट का काम नाउन ने किया। दोबारा सुनो, अच्छा प्रोनाउन क्यों कर सकता है? क्योंकि प्रोनाउन तो नाउन का सब्स्टिट्यूट है। अब कोई किसी का सब्स्टिट्यूट है तो वो वही काम करेगा जो वो कर रहा है, तो मैं प्रोनाउन को इस लिस्ट में नहीं ले रहा हूं। जनरली नाउन और एडजेक्टिव मेन लोग हैं जो कॉम्प्लीमेंट का काम करते हैं। नाउन ने कैसे किया? जैसे राम इज ए डॉक्टर, सो डॉक्टर राम का कॉम्प्लीमेंट है, उपाधि है, और डॉक्टर एक नाउन भी है, तो नाउन ने कॉम्प्लीमेंट का काम किया सेंटेंस में। चलो, अब एडजेक्टिव का काम, जैसे राम इज नाइस, राम अच्छा है, राम इज वेल, राम इज गुड, तो ये गुड, वेल, नाइस ये विशेषण है या नहीं है? ये भी ये राम की उपाधि के लिए आ रहे हैं। ठीक है, सो ऐसे याद रख लो कॉम्प्लीमेंट, और ऐसे याद रख लो कॉम्प्लीमेंट का काम दो लोग कर सकते हैं, नाउन या एडजेक्टिव। और नाउन का सब्स्टिट्यूट कौन है? नाउन का सब्स्टिट्यूट कौन है? प्रोनाउन। सो फिर नाउन के लिए प्रोनाउन भी आ सकता है, यानी 3 लोग हो गए अब, नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव। ठीक है ना, क्लियर है? चलो तो सेंटेंस देखते हैं। माई फादर इज ए डॉक्टर एंड योर या योर्स इज ए लेक्चरर। मेरे पिताजी तो डॉक्टर हैं और तुम्हारे पिताजी लेक्चरर है, और तुम्हारे पिताजी लेक्चरर। अब देखो यहां पे इस स्ट्रक्चर से मैच करो, पॉजेसिव प्रोनाउन, देन बी वर्ब, एंड देन ये इसकी उपाधि है या नहीं है? ये लेक्चरर यही है क्या? यही है ना लेक्चरर, कोई और थोड़ी ना, तो इनकी उपाधि है, और उपाधि का काम नाउन कर रहा है, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट का काम नाउन कर रहा है। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा? बोलो, योर आएगा या योर्स आएगा? योर्स आ जाएगा। अब देखो, अब थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं मैं सेंटेंस, ध्यान से देखना। अगर मैं इसमें योर या योर्स के आगे फादर लगा दूं, अब बताओ क्या आएगा? अभी भी योर्स आएगा? बेटा नाउन लग जाए तो फिर थर्ड फॉर्म,
नाउन लग जाए तो थर्ड। देखो मेरी बात सुनो, मेरे पिताजी डॉक्टर हैं, आपके पिताजी लेक्चरर, ये सेंटेंस करेक्ट है। अब दूसरा सेंटेंस सुनो, इसी बात को दूसरी तरीके से कह रहा हूं। मेरे पिताजी डॉक्टर हैं और तुम्हारे लेक्चरर हैं, तो तुम्हारे के बाद मैंने पिताजी नहीं कहा, तो अब जब मैं सेकंड केवल तुम्हारे कह के रुक गया ना, वो योर्स है। वो क्या है? योर्स। जिसके बाद नाउन का जिक्र ना हो वो फोर्थ फॉर्म होती है, और जिसके बाद नाउन का जिक्र हो जाए वो थर्ड फॉर्म होती है। तो मैं तुम्हारे के आगे पिताजी लगा दूं तो थर्ड फॉर्म, और केवल तुम्हारे, अब तुम्हारे के आगे अगला समझ जाएगा, क्योंकि मेरे भी पिताजी की बात हो रही है तो तुम्हारे भी पिताजी की बात हो रही है, तो मैं रुक जाऊं तो वी विल यूज व्हाट? फोर्थ फॉर्म। क्लियर है क्या? बोलो, क्लियर है? ठीक है, चलो तो इसका एक सेंटेंस और देख लो। जैसे मेरी गाड़ी लाल और तेरी गाड़ी नीली, माई कार इज ब्लू, योर कार इज ब्लू, आपकी गाड़ी ब्लू है, एंड माई या माइन इज रेड, और मेरी लाल है। तो यहाँ पे इससे स्ट्रक्चर भी मैच कर रहा है। और देखो अब की बार कॉम्प्लीमेंट का काम एक एडजेक्टिव ने किया है। लाल कोई नाउन थोड़ी ना है, लाल तो विशेषता है ना, लाल होना तो विशेषता है, तो वो एडजेक्टिव है। यहाँ पे ये नाउन था और यहाँ पे ये क्या है? एडजेक्टिव। समझ गए? तो बी वर्ब के बाद में नाउन या एडजेक्टिव आ सकता है कॉम्प्लीमेंट का काम करने के लिए। तब ऐसा हो रहा हो तो बी वर्ब से पहले क्या लगा देना? पॉजेसिव प्रोनाउन लगा देना, दैट मींस फोर्थ फॉर्म लगा देना, माइन और योर्स। एंड अगेन अगर मैं यहाँ पे नाउन लगा दूं, जैसे योर कार के साथ मैं माई कार लिख दूं, तो अब फिर मैं माइन कार नहीं लिखूंगा, फिर मैं क्या लिखूंगा? अब माई कार आएगा। क्लियर है क्या? तो घूम फिर के बात तो वही जाके खत्म हो जाती है कि अगर नाउन आ जाए तो थर्ड फॉर्म, और नाउन ना आए तो फोर्थ फॉर्म। सिंपल सा लॉजिक। ऐसा भी क्यों सर? ऐसा भी क्यों? क्योंकि नाउन जब बैठता है कुर्सी पे, प्रनाउन जब नाउन की कुर्सी पे बैठता है तो नाउन को धक्का देता है, चल निकल। प्रोनाउन एक ऐसा शब्द है संज्ञा के स्थान पर बैठता है, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाने वाला शब्द प्रोनाउन यानी कि सर्वनाम होता है। जबकि एडजेक्टिव संज्ञा के स्थान पर नहीं बैठता है, वो उसकी विशेषता बताने के लिए उसके बगल में बैठा रहता है, उसकी विशेषता बताने के लिए बगल में बैठा रहता है। तो एडजेक्टिव आएगा तो नाउन उधर ही रहेगा, लेकिन प्रोनाउन आएगा तो नाउन को जाना पड़ेगा। तो आते दोनों नाउन के लिए ये, पर एक तो उसके साथ बैठा रहता है और एक उसको उसकी जगह ले लेता है। क्लियर है क्या? ओके, चलो ये देखो, हिज एफर्ट्स विल ब्रिंग हिम मोर सक्सेस देन योर या योर्स। चूज करो। एफर्ट्स मतलब समझते हो? प्रयास। उसके प्रयास लेकर आएंगे, क्या लेकर आएंगे? उसके लिए मोर सक्सेस, ज्यादा सक्सेस लेकर आएंगे बजाय के आपके प्रयासों से। फॉर एग्जाम्पल सपोज करो आप में से किसी की, मुझे पता चला कि आप में से किसी बच्चे के या बच्ची के मम्मी पापा उसे होमवर्क कराते हैं या क्वेश्चन सॉल्व करके दे देते हैं, तो मैंने उन मम्मी पापाओं को बुलाया और मैंने कहा उसको कोशिश करने दो, उसकी कोशिशें उसके लिए सक्सेस लाएंगी बजाय कि आपकी कोशिशें। सेंटेंस में स्टोरी तो बनानी पड़ेगी, जब भी रूल्स अच्छे से समझ आएंगे। हर सेंटेंस एक स्टोरी है, बस समझने वाला चाहिए। कोई भी सेंटेंस आ जाए ना ग्रामर का सॉल्व करने के लिए, आप हमेशा ये सोचा करो कि ये वाक्य कब किसने किस परिस्थिति में बोला होगा। ये जब अपन समझ लेते हैं ना स्टोरी, तो ग्रामेटिकल एरर्स जल्दी और आसानी से निकलती हैं। ठीक है, ऐसा मैंने एक स्टोरी बना दी, आप अपनी और कोई स्टोरी बना सकते हो। ठीक है, ओके। चलो बताओ अब गलती क्या है, मतलब गलती सॉरी, इसमें से चूज करना है योर या योर्स। बोलो योर या योर्स। तो इसके बाद में एफर्ट्स अगर लगा दूं फिर से, जैसे हिज एफर्ट्स, तो थर्ड फॉर्म के बाद नाउन आ रहा है, तो यहाँ पे भी थर्ड फॉर्म के बाद नाउन आ जाएगा, योर के बाद एफर्ट्स आ जाएगा। लेकिन मैं नहीं लगा रहा हूं, जिस सेंटेंस में नहीं लगा हुआ, तो फिर फोर्थ फॉर्म। क्लियर? समझ आया? ठीक है। लेटर के एंड में अपन योर सिंसियरली नहीं लिखते, योर्स सिंसियरली लिखते हैं, क्योंकि उसके बाद कोई नाउन नहीं आ रहा है, उसके बाद कोई नाउन नहीं आ रहा है। क्लियर? ओके, चलते हैं आगे। सो ये स्ट्रक्चर याद हुए क्या सभी को? बोलो, सबके याद हो गए? पॉजेसिव प्रोनाउन के बाद नाउन का प्रयोग नहीं करते हैं, सिंपल सा लॉजिक है, हर केस में यही है रूल, तो घूम फिर के वही आएगा। ठीक है, चलो अब ये कुछ सेंटेंस देखो, उसके बाद फिर अपन इस शीट के बाद फिर अपन चलते हैं सेकंड वाले प्रोनाउन पे, जिसको अपन कहते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन। इन दोनों में से सेलेक्ट करके, मतलब ये केस तो खत्म हो गया यहाँ पे, है ना?
ये रूल्स यहाँ पे खत्म हो गए, इसका यहाँ पे इम्प्लीकेशन नहीं है, कुछ अलग रूल है। सो आप बताओ ये वाला इट्स सेलेक्ट करूं या ये वाला इट्स? वो तो प्रोनाउंस करने में तो दोनों ही इट्स हैं। कौन सा वाला, फर्स्ट वाला या सेकंड वाला? सेकंड वाला। हाँ कौन सा वाला? सेकंड वाला पक्का? अच्छा अब एक सेंटेंस हो ले लो, इसमें बताना। इसमें भी सेकंड वाला? दोनों में सेकंड वाला? पढ़ तो ले, सेंटेंस तो पढ़ ले। आते ही तूने तो कह दिया सेकंड वाला। फर्स्ट वाले में, दोनों में फर्स्ट वाला अपोस्ट्रोफ एस के साथ वाला। अच्छा कितने लोग मानते हैं अपोस्ट्रोफ एस के साथ वाला आता है सर हमेशा? हमेशा नहीं आता, इन दोनों में आएगा। अच्छा और अपोस्ट्रोफ एस के बिना वाला? अपोस्ट्रोफ रहित, अपोस्ट्रोफ सहित? रहित। हाँ च्युइंगम थूक क्या हो, आप भी थूक क्या हो, एक दूसरे पे मत थूक क्या जाना। हाँ क्या बोले? सहित नॉट रहित। रहित शैली नहीं, कौन सा रहित? सहित। रहित मतलब अपोस्ट्रोफ नहीं चाहिए आपको? अच्छा नहीं लगता? ओके रहित सहित, रहित सहित। तो सहित, सो दो बच्चे सहित, बाकी सब रहित। सो एक में रहित एक में सहित। अब किस में रहित किस में सहित डिसाइड करो, ये हिंट था, ये हिंट था, एक में रहित एक में सहित है। फर्स्ट वाले में रहित। अच्छा कितने लोग, कितने बच्चे मानते हैं फर्स्ट वाले में रहित? रहित मतलब नहीं है, मतलब फर्स्ट वाले में ये आंसर कितने लोग मानते हैं? दो, थर्ड, तीन। हाँ बता कौन सा वाला? दोनों में? तो कौन से में? फर्स्ट वाले में एंड सेकंड वाले में, ये वाला? ओके इसमें पहले वाले, और सोच लो भी दो। तो देखो कितनी बार लिखा होगा ये इट्स, पता नहीं हमने सेंटेंस में अब तक जब से हमने पढ़ाई करना स्टार्ट किया, और कितनी बार ये भी लिखा होगा, लेकिन कभी ध्यान ही नहीं दिया यार कि दोनों में क्या डिफरेंस है। कभी टीचर से ये पूछने की जहमत ही नहीं उठाई कि मैम ये सही होता है कि वो सही होता है। और इतनी छोटी छोटी एरर ही आती है एग्जाम में, कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं आती है, बड़ी रॉकेट साइंस नहीं आती है। डे टू डे लैंग्वेज 90% यूज होती है इंग्लिश के पेपर में, ग्रामर के पेपर में 10% ही कुछ एक्स्ट्रा होती है जो हमने पहली बार सुनी हो, जो अनसीन होती है वो 10% ही होती है, बाकी 90% सीन होती है। तो हमारा काम क्या होता है, हमको पूछना है, सवाल करना है। हम मुझसे तो करोगे ही, बाकियों से क्यों नहीं किया अब तक? उनको फीस नहीं देते क्या? फिर ओके चलो चलो, तो इसका खुलासा करने के लिए मैं एक बार आपको फिर से लेके चलता हूं उस टेबल पर। तो अब आप टेबल में एक बार ध्यान से देख लो कि अपोस्ट्रोफी एस है या नहीं। सो इसमें कोई अपोस्ट्रोफी एस दिख रहा है क्या इट की थर्ड फॉर्म में? इट्स, देयर इज नो अपोस्ट्रोफी एस, ये ओनली अपोस्ट्रोफी। पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो वर्ड गलत है, वो वर्ड भी सही है, पर वो प्रोनाउन नहीं है। बताते हैं अभी, वो प्रोनाउन नहीं है, वो पर्सनल प्रोनाउन में से 27 पर्सनल प्रोनाउन में से वो कोई चीज नहीं है। वो क्या चीज है उसका भी बात करते हैं। जो 27 पर्सनल प्रोनाउन में है वो तो विदाउट अपोस्ट्रोफी एस है। वो क्या है? विदाउट अपोस्ट्रोफी एस। तो कुल मिला के अगर आपको पर्सनल प्रोनाउन की पजेसिव फॉर्म यूज करनी है तो आप विदाउट अपोस्ट्रोफी एस यूज करोगे। क्या कहा मैंने? पर्सनल प्रोनाउन इट की पजेसिव एडजेक्टिव, क्योंकि पजेसिव प्रोनाउन वाली फॉर्म तो इसकी होती ही नहीं है, इसकी तो पजेसिव फॉर्म एक ही होती है आई टी एस इट्स। तो अगर मुझे इट की पजेसिव फॉर्म यूज करनी है तो मैं क्या करूंगा? विदाउट अपोस्ट्रोफी एस यूज करूंगा। अब मैं चेक करता हूं उन दोनों सेंटेंस में से किस सेंटेंस में इट की पजेसिव फॉर्म की जरूरत है। वहां पे ये वाला है,
अब सेंटेंस पढ़ के आप पहचान के बताएंगे कि कहां पे पॉजेसिव फॉर्म की जरूरत। पॉजेसिव फॉर्म की जरूरत कहां होती है? जहां पोजीशन स्थापित करना हो, अधिकार व्यक्त करना हो, उसका उसकी ऐसे वर्ड्स वहां पे हिंदी ट्रांसलेशन में आए। चले वापस सेंटेंस पे, रेडी? तो आप चाहो तो आपके आंसर्स जो पहले आपने दिए बदल सकते हो, ठीक है? हाँ, सो नाउ इट्स ITS, इट्स की जरूरत आपको इसमें लग रही है, इसमें लग रही है, दोनों में लग रही है, किस में नहीं लग रही? फर्स्ट में। उसकी टांगे टूटी हुई हैं, तो यहां पे इट कोई निर्जीव वस्तु है और उसकी टांगों की बात हो रही है। सो इट का पोजीशन लेग्स पे स्थापित हो रहा है। इट कोई भी निर्जीव वस्तु से, जैसे टेबल, जैसे टेबल की टांगे, इट कोई भी निर्जीव वस्तु, उसका पोजीशन किस पे स्थापित हो रहा है? लेग्स पे। तो यहां पे मुझे चाहिए पॉजेसिव फॉर्म, सो यहां पे आएगा इट्स, क्योंकि ये वाला प्रोनाउन तो पॉजेसिव प्रोनाउन है ही नहीं। अब ये क्या है सर? ये क्या है? तो इंग्लिश में हम सब्जेक्ट को और वर्ब को मर्ज करके, कॉन्ट्राडिक्ट करके भी अपोस्ट्रोफ एस लगाते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा दे हैव को हम कॉन्ट्राडिक्ट करके दे अपोस्ट्रोफ वी कर देते हैं, तो ये कॉन्ट्राडिक्टेड फॉर्म है। इसका मतलब होता है इट इज। ये इट पर्सनल प्रोनाउन है, यहाँ पे इट्स नहीं है। पर्सनल प्रोनाउन तो ये भी है, पर इट पर्सनल प्रोनाउन जो कि सब्जेक्ट के फॉर्म में है, इट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में इट आता है ना, इट पर्सनल प्रोनाउन के साथ में वर्ब इज का कॉन्ट्राडिक्शन फॉर्म है, ये कॉन्ट्राडिक्टेड फॉर्म है। तो जहां पे मुझे इट इज की जरूरत है वहां पे अपोस्ट्रोफ एस लगेगा, और जहां पे मुझे पॉजेसिव प्रोनाउन की जरूरत है वहां पे विदाउट अपोस्ट्रोफ एस लगेगा। सो इस सेंटेंस में रेनिंग मेन वर्ब है, तो इसकी हेल्पिंग वर्ब कहां है? ये रही। तो यहां पे मुझे इट इज की जरूरत है, सो इट इज रेनिंग का शॉर्टकट है इट्स रेनिंग। इट्स मैजिक कहते हैं ना, तो इट्स मैजिक का मतलब ऐसे थोड़ा है कि वहां पे मैजिक पर किसी का अधिकार व्यक्त हो रहा है, कोई इट है जिसका अधिकार मैजिक पर व्यक्त हो रहा है, ऐसा थोड़ी ना है। जैसे मैंने कहा इट्स रेनिंग, तो कोई इट है क्या जिसका अधिकार रेनिंग पे व्यक्त हो रहा है? नो, रेनिंग कोई नाउन थोड़ी ना है। हमेशा इसके बाद तो नाउन आएगा ना, थर्ड फॉर्म है ना, थर्ड फॉर्म के बाद नाउन आएगा ना, तो लेग्स है ना नाउन, रेनिंग कोई नाउन थोड़ी, रेनिंग तो वर्ब आ गई। तो बहुत सारे तरीके हैं पता लगाने के, ठीक है? क्लियर है? तो दोनों में डिफरेंस क्लियर है? चलो तो रूल पढ़ लेते हैं एक बार फिर से। इट्स का मतलब होता है इट इज, ये याद रख लो बस, बाकी वो इट्स तो आपने डिटेल में पढ़ लिया, ठीक है बेटा? ओके, अब देखो एक पर्सनल प्रोनाउन और एक प्रोनाउन और होता है, पर्सनल प्रोनाउन की कैटेगरी का माना जाता है, मतलब स्पेशल पर्सनल प्रोनाउन है ये उन 27 के अलावा, जिसका मतलब है वन, मतलब जो है वन, उस पर्सनल प्रोनाउन को हम कहते हैं वन। ये वन कब यूज करते हैं हम? ये वन हम तब यूज करते हैं जब हमको कोई एक्शन सबके लिए शो करना होता है, लेकिन वो सब कौन है हमको नहीं पता होता है। जैसे हर किसी को मम्मी पापा का सम्मान करना चाहिए, करना तो सबको चाहिए, लेकिन वो हर किसी है कौन मुझे नहीं पता, मैं भी हो सकता हूँ, ये भी हो सकता है, और कौन कौन है मुझे नहीं पता। तो ऐसी जगह पे हम क्या करते हैं? वन यूज करते हैं। वन शुड रेस्पेक्ट, ऐसा कहते हैं ना, वन शुड रेस्पेक्ट। तो वन कौन? वन यानी वन, मतलब एक्शन तो सबके लिए कह रहा हूं, लेकिन वो वन है कौन मुझे नहीं पता, ठीक है? और दूसरी बात, दूसरे शब्दों में कहूं, जब आपको ऐसा एक्शन प्रतीत करना होता है कि जो काम सबको तो करना चाहिए पर मुझे नहीं करना चाहिए, मेरे पे लागू ना हो, जैसे वन शुड रेस्पेक्ट, वन शुड डू दिस दिस दिस, सबको ये काम करना चाहिए, पर मैं ऐसा जाहिर करना चाहता हूँ मैं तो सिर्फ पढ़े हूं, मेरे पे ये चीज लागू नहीं होती, तो सबको करना चाहिए, ठीक है? क्लियर है? ठीक है, तो उस प्रोनाउन को क्या कहते हैं? वन। उस प्रोनाउन को क्या कहते हैं? याद रहे, 1 2 3 4 5 ये नंबर्स एडजेक्टिव्स होते हैं, तो वन एक एडजेक्टिव भी है, लेकिन वन एक प्रोनाउन भी। समझ गए? जैसे मैंने कहा वन पेंसिल, तो वन जब नाउन के साथ आएगा तो वहां पे एडजेक्टिव है, समझ गए? ठीक है, थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे एडजेक्टिव में, ऑर्डिनल्स एंड कार्डिनल्स। तो 1 2 3 4 कार्डिनल्स होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऑर्डिनल्स होते हैं, ये दोनों एडजेक्टिव्स होते हैं। दोनों क्या होते हैं? एडजेक्टिव। लेकिन यहाँ पे वन एज एन एडजेक्टिव यूज नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर ये एज एन एडजेक्टिव यूज होता तो इसके बाद में प्रोनाउन लगता, ये अकेला आएगा, इसके आगे सॉरी नाउन लगता, एडजेक्टिव के आगे क्या लगता? नाउन लगता, लेकिन ये अकेला आएगा, ये नाउन के स्थान पे आएगा, इसके साथ में और कोई नाउन नहीं लगेगा। सेंटेंस देखें, तो इस वन की पॉसेसिव फॉर्म क्या होती है? वन अपोस्ट्रोफ है एस। तो अकेला यही एक ऐसा प्रोनाउन है जिसकी पॉसेसिव फॉर्म नहीं है,
इसलिए बेचारे को नाउन की तरह पजेसिव फॉर्म यूज करनी पड़ रही है। नाउन कैसे पजेसिव फॉर्म यूज करता है? अपोस्ट्रोफे एस, जैसे राम की पजेसिव फॉर्म राम, राम अपोस्ट्रोफे एस। सो ये है तो प्रोनाउन, बाकी सबकी पजेसिव फॉर्म थी हमने देखा, पर इसकी नहीं है। तो ये किस तरीके से पजेसिव फॉर्म यूज करता है? जैसे नाउन यूज करता था अपोस्ट्रोफे एस, और ऐसा काम ये अकेला यही प्रोनाउन करता है और कोई नहीं करता। क्लियर? अच्छा, अगर ये प्रोनाउन है तो प्रोनाउन की तो प्लूरल फॉर्म भी होती है, तो इसकी प्लूरल फॉर्म पता है क्या होगी? वो भी वंस होगी, पर उसमें अपोस्ट्रोफे नहीं लगेगा, उसमें अपोस्ट्रोफे नहीं लगेगा। ये तो हो गई इसकी पजेसिव फॉर्म, और इसकी प्लूरल फॉर्म देखो बेटा वंस, पर इसमें कोई अपोस्ट्रोफे नहीं है। सो ये तो है पजेसिव ऑफ वन, ये है प्लूरल ऑफ वन, दोनों का एक एक सेंटेंस हो जाए। वन शुड रेस्पेक्ट वंस, ये वाला वंस या ये वाला वंस पेरेंट्स। हर किसी आदमी को अपने पेरेंट्स की रेस्पेक्ट करनी चाहिए। सो वंस बोलने में तो वंस आ रहा है, वही फिर से बताओ, रहित या सहित? अपोस्ट्रोफे रहित या अपोस्ट्रोफे सहित? बोलो रहित, दैट मींस ये वाला। कितने बच्चे मानते हैं ये वाला? हाथ खड़े करें। कोई नहीं मानता? एक जना ओनली। ओके, एंड अपोस्ट्रोफे के साथ बोलो रक्षित। ओके, एक सेंटेंस और दूं, फिर क्या पता डिसीजन चेंज हो जाए या थोड़ा सा कंपैरिजन करने में आसानी हो। स्मॉल कार्स आर मोर इकोनॉमिकल देन बिग वंस। सो विच वंस? ये वाला वंस विद अपोस्ट्रोफे एस वाला वंस, या विदाउट अपोस्ट्रोफे एस वाला वंस? विदाउट, दोनों में वंस, मतलब आप दोनों में। अच्छा, इसमें ये मानते हो, इसमें ये और इसमें ये, बाकी सारे बच्चे ये मानते हैं? बोलो बोलो। मैं सेंटेंस का मीनिंग समझ में आया? छोटी गाड़ियां ज्यादा इकोनॉमिकल होती है, इकोनॉमिकल मतलब किफायती, कम खर्चा करने वाली, बजाय की बड़ी गाड़ियों के। ठीक है, समझ गए? तो अब मैं बिग कार्स लिखूं, मैं बिग कार्स लिखूं तो उस कार्स को रिप्लेस करके मैंने प्रोनाउन, नाउन को रिप्लेस कौन करता है? प्रोनाउन करता है, तो मैंने उसकी जगह प्रोनाउन लगा दिया। लेकिन कार्स बहुत सारी हैं तो प्लूरल फॉर्म आएगी, और प्लूरल फॉर्म आएगी तो प्लूरल फॉर्म कौन सी है? ये या ये? सो ये वाली आ जाएगी। और मोर ओवर आप ऐसे भी देख सकते हो कि इसके बाद कोई नाउन नहीं रखा हुआ, और पजेसिव फॉर्म के बाद हमेशा नाउन रखना जरूरी है। इसमें रखा हुआ है पेरेंट्स, हर किसी को उसके, जिसकी भी बात हो रही है, इसकी बात हो रही है तो इसके पेरेंट्स, इसकी बात हो रही है तो इसके पेरेंट्स, इसकी बात हो रही है तो इसके पेरेंट्स, हर किसी को खुद के या उसके पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो यहाँ पे वन का पोजीशन उसके पेरेंट्स पे स्थापित हो रहा है कि पेरेंट्स किसके हैं? उस वन के, जिस वन की बात हो रही है। सो पजेसिव फॉर्म क्या होती है? वन की अपोस्ट्रोफे एस लगा के जो यूज होती है। समझ आया? सो फंडा यहां पर भी एग्जैक्टली वही लग रहा है कि अगर बाद में नाउन आ जाए तो पजेसिव फॉर्म आएगी, और अगर नहीं आए तो फिर प्लूरल फॉर्म आएगी, या कोई भी फॉर्म आएगी, पजेसिव फॉर्म तो नहीं आएगी। क्लियर है? मतलब वन वन भी आ सकता है यहाँ पे, सिंगुलर अगर कोई चीज आ जाए तो वन आएगा, और प्लूरल जैसे कार्स, तो कार्स तो प्लूरल है ना, यहां से कॉपी करना है। कार्स क्या है? प्लूरल, तो यहाँ पे प्लूरल है तो फिर वंस आ जाएगा। मान लो यहाँ पे कोई ऐसा नाउन है जो सिंगुलर है तो फिर वन आ जाएगा, पर कुल मिला के अपोस्ट्रोफे एस तो यहाँ पे नहीं आएगा, बिकॉज देयर इज नो नाउन आफ्टर दिस प्रोनाउन। चलें आगे। हाँ देखो, वन वहां पे प्रोनाउन नहीं है, वहां पे वन तो वन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में से एक, एमपी में से एक, तो एक का मतलब वहां पे एक ही है, गिनती वाला एक, और गिनती वाला एक एडजेक्टिव है, प्रोनाउन नहीं है। यहाँ पे वन का मतलब एक आदमी से थोड़ा हो रहा है, यहाँ पे वन का मतलब एक से है क्या, कि एक आदमी को रिस्पेक्ट करनी चाहिए एक को करनी चाहिए, बाकियों को नहीं करनी चाहिए, समझ गए? सो यहाँ पे वन का मीनिंग वन से नहीं है, एक से नहीं है। ठीक है, वहां पे वन का मीनिंग वन से ही एग्जैक्टली, तो वो एडजेक्टिव है। ठीक है, उस रूल्स को क्या यहाँ पे, तो वहां पे तो अपोस्ट्रोफे एस और वंस होता ही नहीं, वहां तो वन ही होता है ओनली। गिनती में तो वन तो वन ही होता है, गिनती में तो वन तो वन ही होता है भाई। गिनती जो होती है 1 2 3 4 5, उसमें तो वो 1 2 3 4 5 ही होता है ना, उसमें से तो ना होता है वंस, वन अपोस्ट्रोफे एस, टूस, थ्रीज, ऐसे थोड़ा होता है। वहां तो 1 2 3 4 जो चलती है वही गिनती होती है, वहां पे तो वही लगेगी। ठीक है, जो होता है वो तो प्रोनाउन में होता है। क्लियर है? जो भी हो रहा है, एस लग रहा है, अपोस्ट्रोफे एस लग रहा है, तो प्रोनाउन में लग रहा है। जब ओरिजिनल गिनती की बात हो रही है तो 1 2 3 4 5 6 ही चलती है, उसमें कुछ नहीं लगता। ओके, नेक्स्ट। इसमें बताना फटाफट से, लास्ट सेंटेंस है इस कैटेगरी का। देयर आर 5 एक्टिव वर्कर्स एंड 3 लेजी वंस या वंस इन दिस फैक्ट्री।
अपोस्ट्रोफी एस वाला, अपोस्ट्रोफी एस वाला, अपोस्ट्रोफी एस वाला या एस वाला, अपोस्ट्रोफे वाला, मतलब एस तो दोनों में ही है। अपोस्ट्रोफे वाले के बाद नाउन आना कंपलसरी है। कहां दिख रहा है नाउन आपको? इसके बाद कहां है नाउन? इन तो प्रीपोजिशन होता है। हाँ, तो तीसरा तो ऑप्शन ही नहीं था। अब मुझे एक चीज बताओ, मैं सेंटेंस को, सपोज करो मुझे प्रोनाउन यूज ही नहीं करना, मैं तो नाउन यूज कर रहा हूं। देयर आर 5 एक्टिव वर्कर्स। इस फैक्ट्री में 5 तो एक्टिव वर्कर्स हैं और 3 लेजी वर्कर्स हैं। सो मैं इधर वर्कर्स लिखता नहीं लिखता? टेल मी। अगर मैं नाउन को यूज करता तो मैं वर्कर्स लिखता नहीं लिखता? अब वर्कर्स को रिप्लेस करना है तो वर्कर्स क्या है? नाउन। नाउन को कौन रिप्लेस करता है? प्रोनाउन। कैसा है वर्कर्स? अभी इस समय वर्कर्स जो रहता, अभी मैं यहाँ पे जो वर्कर्स लिखता, देखो मैं लिख के बता रहा हूं, 3 लेजी वर्कर्स लिख दिया मैंने। तो मैं ये वर्कर्स लिखता या मैं ये वर्कर्स लिखता? फर्स्ट वाला लिखता। प्लूरल फॉर्म लिखता या पजेसिव फॉर्म लिखता? तो फिर इसकी जगह आएगी भी प्लूरल फॉर्म ना। फिर जब नाउन ही प्लूरल फॉर्म का है तो प्रोनाउन भी प्लूरल फॉर्म का। अगर नाउन पजेसिव फॉर्म का है तो प्रोनाउन पजेसिव फॉर्म का आएगा कि नहीं आएगा? बताओ मुझे एक चीज बताओ, यहां पे अगर मैं नाउन फिट करूं, जैसे राम को अपने पिता की रेस्पेक्ट करनी चाहिए, मैंने नाउन रख दिया यहाँ पे, तो अब मैं यहाँ पे राम्स पेरेंट्स लिखूंगा या राम्स पेरेंट्स लिखूंगा? क्या लिखूंगा? अपोस्ट्रोफी वाला लिखूंगा। तो आप नाउन फिट करके देखो, नाउन वहां पे प्लूरल फॉर्म वाला फिट होता है तो प्रोनाउन भी प्लूरल फॉर्म वाला आएगा, और नाउन वहां पे अपोस्ट्रोफी एस वाला फिट होता है तो फिर प्रोनाउन भी अपोस्ट्रोफी एस वाला आएगा। नहीं तो सिंपल सा लॉजिक है यार, पजेसिव फॉर्म के बाद नाउन चाहिए ही। यहाँ पे इन दोनों के बाद कोई नाउन नहीं आ रहा, यहाँ पे इन दोनों के बाद कोई नाउन नहीं आ रहा, यहाँ पे इसके बाद पेरेंट्स नाउन आ रहा है। तो ओनली एंड ओनली हियर पजेसिव फॉर्म विल बी यूज्ड। बोथ ऑफ दिस सेंटेंस विल यूज वंस विदाउट अपोस्ट्रोफे वाली फॉर्म। क्लियर है? क्लियर है क्या? ठीक है। अपन कई बार कहते हैं ना दिस वन दैट वन, तो वहां पे ये वन ये वाला वन होता है। ठीक है, कई बार नहीं कह देते हैं दी, जैसे वो बात करते करते कह देते हैं कि, जैसे मैंने कहा कौन सा क्वेश्चन नहीं आया सर, दिस वन, तो वहां पे जो वन बोला आपने वो गिनती वाला वन नहीं है, वो ये प्रोनाउन वाला वन। आप ऐसे बोल सकते हो दिस क्वेश्चन, लेकिन क्वेश्चन नाउन को हटा के आपने कहा दिस वन। क्लियर है? चलो नेक्स्ट। तो सेकंड कैटेगरी पर्सनल प्रोनाउन फाइनली खत्म होता है। सेकंड कैटेगरी इज, तो थोड़ा सा हिंट दिया था कल मैंने, ये गिनती में 2 ही होते हैं। ये गिनती में जैसे वो तो 27 थे और एक 1 और आ गया 28 हो गया कुल मिला के वापस, लेकिन ये गिनती में कितने होते हैं? 2 ही होते हैं। एक होता है ईच अदर, एक होता है वन अनदर। अच्छा, रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है? उल्टा कर देना। तो कोई एक्शन, कोई दो लोग एक्शन है, दो लोग हैं, लेट्स से कि मयंक एंड रुद्र, दोनों में घमासान युद्ध होने वाला है। तो मयंक ने तीखी नजरों से इसको देखा, रुद्र को देखा, रुद्र ने भी बिल्कुल गुस्से वाली नजर से मयंक को देखा। तो मयंक ने किसको देखा? बोलो, मयंक ने किसको देखा? तो मयंक सब्जेक्ट है तो रुद्र ऑब्जेक्ट है। और फिर रुद्र ने, चर्चित नींद आ रही है आपको? यू आर नॉट फीलिंग वेल? इफ यू आर नॉट फीलिंग वेल सो प्लीज गो होम, टेक सम रेस्ट एंड यू कैन वॉच द वीडियो, बट यू कैन नॉट सिट लाइक दिस इन माई क्लास। ओके? अगर फील गुड नहीं कर रहे हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप घर जाके रेस्ट करो या दवाई लो, जो भी प्रॉब्लम है उसको सही करो। ओके? हाँ, तो मयंक ने जब रुद्र को देखा तो मयंक सब्जेक्ट हुआ और रुद्र, और फिर घूर के रुद्र ने भी मयंक को देखा तो रुद्र सब्जेक्ट हुआ और मयंक। तो जब ऐसा सेंटेंस आ जाए कि एक बार तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है और दोबारा उसी एक्शन का, देखने के एक्शन का, जो पहले ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट हो जाए और जो पहले सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट हो जाए, इसको कहते हैं रेसिप्रोकल वर्ब्स। इसको क्या कहते हैं? तो मैं 2 सेंटेंस का यूज करके मैं एक ही सेंटेंस लिखूंगा, मयंक एंड रुद्र ने एक दूसरे को देखा। तो यहाँ पे जो एक दूसरे के लिए जो वर्ड आएगा दैट इज रेसिप्रोकल, और ये गिनती में कितने होते हैं? 2, ईच अदर एंड वन अनदर। एक तो होता है ईच अदर और एक वन अनदर। सिंपल सा रूल है, बस आपको ये याद रखने की ईच अदर कब आता है, वन अनदर कब आता है, बाकी कुछ भी नहीं है इस कैटेगरी में। ठीक है, सेंटेंस देखते हैं फटाफट, वेरी इजी। जैसे कि राम लुक्ड एट रवि,
राम ने रवि को देखा, रवि लुक्ड एट राम। अच्छा, आसपास की चीजें थोड़ी थोड़ी बहुत नोटिस करते रहा करो। देखो लुक वर्ब के बाद हमेशा एट प्रीपोजिशन आता है कंपलसरी। हालांकि प्रीपोजिशन चैप्टर में फिर से सीखेंगे ये रूल, लेकिन थोड़ा बहुत नोटिस आपका हर उसके इर्द गिर्द की चीजों पे भी होना चाहिए। जैसे कहता हूँ लुक एट मी, कहता हूँ ना लुक एट मी, तो लुक वर्ब के बाद हमेशा एट प्रीपोजिशन आना। क्या क्या कह रहे हो? अगर नाम है तो आप नाम यूज करोगे तो ऐड आएगा ना। अब इनसाइड तो कोई नाउन नहीं है ना। इनसाइड तो मुझे एक चीज बताओ, लुक के बाद प्रीपोजिशन यूज करना है, अब आपने इसको सब्स्टिट्यूट करके इनसाइड लिखा है, तो इनसाइड इटसेल्फ इज एन प्रीपोजिशन, यूज तो हुआ। ठीक है, क्लियर है? तो लुक इनसाइड नहीं होगा, लुक इनसाइड के बाद क्या आता है उस पर डिपेंड करेगा। अगर आप किसी की तरफ देख रहे हो तो लुक एट आएगा। ठीक है, सो राम लुक्ड एट रवि, रवि लुक्ड एट राम। मर्ज करो दोनों को, राम एंड रवि। तो ये सब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट नहीं, ये सब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट था आज की तारीख में सब्जेक्ट है, और जो कल जो सब्जेक्ट था आज की तारीख में ऑब्जेक्ट है। जब ऐसा हो, जब भी ऐसा हो कि दो सेंटेंस ऐसे यूज हो रहे हो कि जो पहले सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट हो गया और जो पहले ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट हो गया, तो हम रेसिप्रोकल प्रोनाउन यूज कर सकते हैं। कैसे यूज करेंगे? दोनों सब्जेक्ट्स को एक साथ लिख दो, वर्ब जो भी यूज हो रही थी वो लिख दो, और ऑब्जेक्ट की जगह क्या लिख दो? रेसिप्रोकल प्रोनाउन। यानी कि रेसिप्रोकल प्रोनाउन जब भी यूज होंगे ऑब्जेक्ट की जगह पे ही यूज होंगे, सब्जेक्ट की जगह। हालांकि प्रोनाउन एक ऐसी चीज है जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट तीनों जगह यूज होती है, बट रेसिप्रोकल प्रोनाउन जब भी यूज होंगे तब कहां यूज होंगे? ऑब्जेक्ट की जगह यूज होंगे। ठीक है, अब बस मुद्दा वही आता है कि सर दो दूसरा जो है वन अनदर, वो कब काम आएगा? ईच अदर एंड वन अनदर में क्या डिफरेंस है, बस ये समझ जाए तो ये कैटेगरी कंप्लीट। पढ़ दो। The five brothers are at Dagger's ground, so they feel it below their dignity to talk to each other. इस सेंटेंस का मीनिंग मुझे बताएगा रुद्र, जैसा भी बता पाएगा, टूटा फूटा आड़ा टेढ़ा तिरछा। आपका नाम रुद्र है, वो बताएगा भी, रुद्र बता। ड्रैगर नहीं है, डैगर है। अच्छा, डैगर का मतलब, ड्रैगर ग्राउंड छोड़ो, आपको डैगर का मतलब पता है? ओनली डैगर नहीं, मतलब नाउन है, ये कोई वस्तु है, कोई क्रिया नहीं है। डैगर हो सकता है कईयों के घर में भी पाई जाती है, मतलब बहुत कम घरों में पाई जाती है, पर होता है कई घरों में, देखा है मैंने, और खतरनाक चीज होती है। हाँ, पर सब्जी काटने वाला नहीं, आदमी काटने वाला। खंजर, डैगर बोले तो खंजर। अब कई लोगों के घर में इसलिए रहता है, ऐसा नहीं कि आदमी काटने के लिए रखते हैं, वो इसलिए रहता है कि जैसे कई सारी चीजें होती है, जैसे मान लो नारियल काटने के लिए बड़ा चाकू चाहिए, या बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जिसके लिए बड़ा खंजर टाइप चाकू चाहिए, इसके घर में रखते हैं। ठीक है, तो मैंने कहा ना सबके घर में नहीं होता है। ठीक है, तो डैगर मतलब खंजर। अब उससे रिलेटेड कुछ सोचो आप। क्या? केरला वाला ने, हाँ केरला में वहां पे ज्यादा है नारियल। हाँ चलो आप इस पे ध्यान दो, गर्दन मत उड़ाओ। The five brothers are at Tiger's Town. हाँ 7 बजे आ जाओ। अरे कल तो बुला रहे हैं सर, कल तो बुला रहे हो ना, कल तो 31 ही है ना, कल तो बुला रहे हैं ना सर, तो कल तो परसों की कल देखेंगे। कल तो आ रहे हो ना। कौन सा आपको अर्जेंट में फ्लाइट की टिकट बुक करनी है, अमेरिका जाना? चलो बताओ, बोलो भाई। पांचों भाई डैगर्स ग्राउंड पे हैं। डैगर्स ग्राउंड, एट डैगर्स ग्राउंड लिख लो कहीं, या तो हिंदी मुहावरा है और इंग्लिश मुहावरा है, इसका मतलब होता है एक दूसरे के जानी दुश्मन होना, एक दूसरे के खून के प्यासे होना, मतलब का सुहाता ही ना हो कोई किसी को। डैगर्स ग्राउंड, एट डैगर्स ग्राउंड। ठीक है, एट डैगर्स ग्राउंड का मीनिंग क्या होता है? एक दूसरे के खून के प्यासे होना, जानी दुश्मन, मतलब बिल्कुल कट्टर, कहते हैं ना 36 का आंकड़ा होगा। तो पांचों भाई एक दूसरे के जानी दुश्मन है,
अपनी प्रतिष्ठा के खिलाफ, डिग्निटी होता है प्रतिष्ठा या सम्मान, वो अपनी प्रतिष्ठा के खिलाफ समझते हैं एक दूसरे से बात करना। अब मान लो 5 भाई है, ए बी सी डी ई, लेट द 5 10 में ए बी सी डी ई, ठीक है ना, मैथ्स वाई जाती है। तो अब ए बी से बात नहीं करता, ए सी से बात नहीं करता, ए डी से बात नहीं करता, ए ई से बात नहीं करता। अब उठाओ बी को, बी ए से बात नहीं करता, बी सी से नहीं करता, बी डी से नहीं करता। या तो ऐसे मैं लिखूं, या तो मैं ऐसे लिखूं कि ए डजंट टॉक टू बी, ए डजंट टॉक टू सी, बहुत सारे सेंटेंस हो जाएंगे। फिर प्रोनाउन किस लिए? नाउन की रेपिटेशन को रोकने के लिए ना, कल सीखा था प्रोनाउन किसके लिए। तो मैं ऐसे बोल दूं ना सीधे, ए बी सी डी ई, पांचों के पांचों एक दूसरे से बात नहीं करते, तो वहां पे बस ये जो रेसिप्रोकल प्रोनाउन आ जाएगा। क्योंकि कभी तो कोई सब्जेक्ट बन रहा है, जैसे ए बी से बात नहीं करा तो ए सब्जेक्ट बी ऑब्जेक्ट, फिर घूम फिर के कभी ना कभी बी सब्जेक्ट बना हुआ है, ए ऑब्जेक्ट बना हुआ, तो आपस में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की पोजीशन एक्सचेंज कर रहे हैं, तो वहां पे रेसिप्रोकल प्रोनाउन की सख्त जरूरत है। तो अब यहाँ पे ईच अदर लगा दिया, पर यहाँ पे ईच अदर ना लग के जो दूसरा वाला है वन अनदर वो लगेगा। इंग्लिश में रेसिप्रोकल प्रोनाउंस की संख्या 2 है, एक नहीं है। एक तो है ईच अदर, एक है वन अनदर, और यहाँ पे ईच अदर ना लग के क्या लगेगा। अब आप सोचो ऐसा क्यों? अगर आप सोच पाए तो यकीन मानो जिंदगी भर याद हो जाएगा ये रूल। सोचो, दोनों सेंटेंस को देखो ध्यान से। ईच अदर वाला सेंटेंस देखो, वेरी गुड। ईच अदर इज ऑलवेज यूज्ड फॉर टू नाउन्स एंड वन अनदर इज यूज्ड फॉर मोर देन 2 नाउन्स। जब वहां पे नाउन्स की संख्या 2 है, एग्जैक्ट 2 है, तब ईच अदर कहेंगे। जैसे आप दोनों के लिए बात करनी है तो आई विल टॉक ईच अदर, आप सबके लिए बात करनी है तो आई विल टॉक वन अनदर एंड नॉट ईच अदर। क्लियर है? तो बड़ा ही इजी सा रूल है, तो है ना। ईच अदर यूज फॉर 2, 2 के लिए, एंड वन अनदर इज यूज फॉर मोर देन 2, 2 से ज्यादा के लिए। क्लियर? सो रेसिप्रोकल प्रोनाउन इतना ही, शुरू होते ही खत्म है, ठीक है। अब ज्यादा मैंने क्या कहा था, सबसे इंपॉर्टेंट पर्सनल प्रोनाउन, कॉम्प्लिकेटेड भी पर्सनल प्रोनाउन, इंपॉर्टेंट भी। और अब जो इंपॉर्टेंट कैटेगरी आएगी वो सीधे आएगी रिलेटिव प्रोनाउन, 5वीं कैटेगरी आएगी। बीच की छोटी मोटी है, मतलब एक ही दिन में खत्म होने वाली है, आज का तो टाइम हो गया, बाकी कैटेगरीज हम कल सीखेंगे। सो कल तीसरी कैटेगरी आ जाएगी जिसको अपन कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव। अच्छा, रिलेटिव पहले आ गई, लेकिन हम पहले डिस्ट्रीब्यूटिव पढ़ेंगे, ठीक है, कोई बात नहीं, देख लेंगे, नहीं तो रिलेटिव पढ़ लेंगे, कुल मिला के नेक्स्ट कैटेगरी कल पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय बाय।